हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू पढ़ रहे। तो मैं आपको +1 की फिजिक्स स्टार्ट करवाने जा रही हूँ। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड, यूनिट एंड मेजरमेंट्स। तो अच्छे से स्टार्ट करनी है। ऑल द वेरी बेस्ट। हम फिजिक्स का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा, उसको हमने अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अगर ये फर्स्ट चैप्टर का अगर अच्छे से इसके बेसिक्स चीज़ें सारा कुछ अच्छे से करेंगे तो आगे वाले चैप्टर समझने में हमें बहुत आसानी होगी। तो सबसे जो पहला चैप्टर है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके अंदर हम क्या करेंगे, यूनिट्स, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स, उसके क्या फॉर्मूला क्या होते हैं, उसके डायमेंशन क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ेंगे हम, ठीक है। और इसमें जो हम फॉर्मूला वगैरह जो भी यूज़ करेंगे वो क्या है, पूरी फिजिक्स में +1 +2 में जो भी फॉर्मूले होते हैं ना, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्मूले की आप डायमेंशन निकाल सकते हो, जो मैं आपको सिखाऊंगी इस चैप्टर में, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल चैप्टर है। तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर। कौन सा? फिजिकल वर्ल्ड, यूनिट एंड मेजरमेंट। बेसिकली है तो ये दो चैप्टर। पहला चैप्टर है हमारा फिजिकल वर्ल्ड, वो सिर्फ इंट्रोडक्शन है कि फिजिक्स क्या होती है, क्यों ड्राइव हुई, इसका यूज क्यों किया जाता है, ये चीज। तो क्या है, आपके सिलेबस में इन दोनों चैप्टर को क्या कर रखा है, इंक्लूड कर रखा है, यानी कि फिजिकल वर्ल्ड, यूनिट एंड मेजरमेंट, यानी कि एक चैप्टर बना दिया इसको। तो हम ऐसे ही स्टार्ट करेंगे इसको, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो अच्छे से नोट्स बनाना, ठीक है। साथ साथ जैसे जैसे मैं लिखूंगी तो ध्यान से पढ़ना, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? फिजिकल वर्ल्ड, यूनिट एंड मेजरमेंट, सॉरी, डायमेंशन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखा है, फिजिकल वर्ल्ड की। फिजिकल वर्ल्ड के बारे में मैंने बताना क्या होता है। देखो, फिजिक्स क्या होती है, इसके अंदर सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, पहले तो हमने ये बताना है कि फिजिक्स क्या होती है, ये पता होना चाहिए हमें, सबसे इंपॉर्टेंट बात। सेकंड, हमें क्या पता होना चाहिए कि फिजिक्स का और मैथ्स का क्या रिलेशन है, यानी कि फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स का रिलेशन, ठीक है। थर्ड बात हमने इसमें क्या पढ़नी है कि फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी का क्या रिलेशन है, ठीक है। और फोर्थ बात हमने क्या पढ़नी है बच्चों इसकी, कि फिजिक्स का स्कोप क्या है। सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट है इसका क्या है कि स्कोप क्या है इसका, कि स्कोप दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फिजिक्स का जो स्कोप है वो किस किस में, मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक। तो जो जो मैंने टॉपिक लिखे हैं इनको मैं एक एक करके आपको समझाती जाऊंगी। तो सबसे पहले क्या होता है बच्चों को, क्या लिखा है मैंने कि फिजिक्स, फिजिक्स क्या होती है। देखो, सिंपल सी अगर भाषा में, मैं लैंग्वेज में मैं बताऊं कि फिजिक्स क्या होती है। फिजिक्स देखो, हमारे चारों तरफ, हमारे यूनिवर्स में जो भी कुछ हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, कहाँ से आया, कैसे हो रहा है, इन सब को हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। किससे? किसी भी एक लॉ या प्रिंसिपल से। तो उसी को क्या कहते हैं बच्चों, फिजिक्स कहते हैं। यानी कि जितने भी फिनोमिना हमारे यूनिवर्स में हमारे चारों तरफ हो रहे हैं, उनको एक्सप्लेन करने के लिए, ड्राइव करने के लिए हम यूज करते हैं किसका, फिजिक्स का। तो इस ये डेफिनेशन होती है फिजिक्स की, ठीक है बच्चों। तो डेफिनेशन मैं आपको लिखवा रही हूँ, तो वो आप नोट डाउन करते जाना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या बताऊंगी, फिजिक्स क्या होती है। ठीक है, यानी कि फिजिक्स क्या होता है, ये फिजिक्स होता है, इट इज द लॉज एंड प्रिंसिपल्स दैट गवर्न्स द यूनिवर्स। इट इज द laws and principle that governs the universe। ठीक है बच्चों, ये होती है हमारी डेफिनेशन फिजिक्स की, ठीक है। या फिर क्या कह लो कि कोई चीज है, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, जैसे पानी की ड्रॉप है, हम जमीन पे गिराते हैं तो वो क्या होती है, स्फेरिकल शेप लेती है ना। तो हमारे मन में ये, दिमाग में ये आता है कि ये गोल ही क्यों बनती है,
ये ऐसे ही क्यों गिरी, ठीक है। इन सब का क्या था, इन सब का जो आंसर हमें मिला था वो किसने दिया था, कैसे ड्राइव कर सकते हैं, वो फिजिक्स की हेल्प से हम बता सकते हैं। जो वाटर की ड्रॉप स्फेरिकल शेप की बनती है उसका रीजन मैं आपको बता देती हूँ, बट डिटेल में मैं आगे समझाऊंगी। ड्यू टू सरफेस टेंशन के कारण वो क्या होती है, स्फेरिकल शेप की होती है, ठीक है। तो जितने भी यूनिवर्स के अंदर फिनोमिना, लॉ वगैरह जो होते हैं उनको हम ड्राइव कर सकते हैं किसी लॉ, किसी भी एक लॉ के द्वारा, किसी प्रिंसिपल के द्वारा। तो उसी चीज को क्या कहते हैं बच्चों, फिजिक्स कहते हैं, ठीक है। तो पहला पार्ट मैंने यही लिखा था कि फिजिक्स क्या होती है। फिर उसके बाद लिखा था मैंने रिलेशन बिटवीन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, कि फिजिक्स और रिलेशन, सॉरी, मैथमेटिक्स का क्या रिलेशन होता है, ठीक है। तो सेकंड हमारा कौन सा है, रिलेशन, लिखो क्वेश्चन ये, रिलेशन बिटवीन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स क्या होता है, ठीक है। तो क्या होता है, देखो फिजिक्स क्या है बच्चों, इनकम्प्लीट है विदाउट मैथमेटिक्स, ठीक है। रिलेशन बिटवीन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में क्या रिलेशन है, ठीक है। सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊं कि फिजिक्स है ना जो, वो मैथ्स के बिना क्या है, इनकम्प्लीट है बच्चों की। फिजिक्स को हम मैथ्स के बिना नहीं कर सकते, और मैथ्स के कुछ फॉर्मूला ऐसे होते हैं जिनमें साइंस का यूज होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे यही डेफिनेशन देंगे इसकी कि रिलेशन क्या होता है फिजिक्स और मैथ्स में, यही कि फिजिक्स इज इनकम्प्लीट विदाउट मैथमेटिक्स। यानी कि क्या लिखेंगे, फिजिक्स इज इनकम्प्लीट विदाउट मैथमेटिक्स, ठीक है। यानी कि फिजिक्स क्या है, विदाउट मैथमेटिक्स क्या है, उसको हम नहीं कर सकते, इनकम्प्लीट है वो, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है, देखो साइंटिस्ट फिजिक्स के भी होते हैं, केमिस्ट्री के भी होते हैं, मैथ्स के भी होते हैं। तो क्या है, जो मैथ्स के साइंटिस्ट है ना बच्चों, वो क्या है, जॉबलेस हो जाएंगे फिजिक्स के बिना, क्योंकि फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज होता है मैथमेटिक्स का। तो इसीलिए क्या होता है, फिजिक्स के जो साइंटिस्ट है ना, वो मैथ्स के साइंटिस्ट की बहुत हेल्प लेते हैं अपने, मतलब जो भी फॉर्मूला एक्सपेरिमेंट है उनको ड्राइव करने के लिए, उनकी कैलकुलेशन का यूज, कैलकुलेशन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट बता दिया मैंने फिजिक्स क्या होती है, दूसरा मैंने बताया कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स में क्या रिजल्ट है। तो थर्ड हमारा कौन सा था बच्चों, कि फिजिक्स और टेक्नोलॉजी में क्या रिलेशन है, कि टेक्नोलॉजी और फिजिक्स के बीच, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो ये किसने बताया था, एक चाइना के साइंटिस्ट थे, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने ये बताया था कि अगर हमने क्या करना है, हमारे फ्यूचर को हमने अगर पता करना है, फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, फिजिक्स की जरूरत पड़ेगी। तो ये क्या है, एक टेक्नोलॉजी टाइप नहीं है कि अगर हमें कोई, अगर न्यू टेक्नोलॉजी हम क्या करेंगे, क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, उसकी फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी हमें, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, अगर फिजिक्स हम पढ़ते हैं बच्चों, तो क्या कर सकते हैं, हम न्यू टेक्नोलॉजी को जन्म दे सकते हैं। तो इसकी एक डेफिनेशन यही लिख सकते हो कि क्या ये बोल रहे हैं कि अगर हमने अपने यूनिवर्स को जानना है, देखो जो फेमस साइंटिस्ट थे ना, उन्होंने ये वर्डिंग दी थी कि इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द फिजिक्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड द फिजिक्स, ठीक है। अगर हमने हमारे फ्यूचर को जानना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिजिक्स को पढ़ना पड़ेगा। तो उन्होंने ये बताया था कि फिजिक्स जो वर्ड है वो कहां से आया था, देखो बच्चों ये यहां से आया था हमारे पास, क्यू यू सिग्मा और ईटा, यानी कि ये एक वर्ड है जहां से हमारी फिजिक्स का जो वर्ड है ना वो ड्राइव हुआ था, ठीक है। ये जो भी वर्ड है इसका नाम तो नहीं है, मतलब ऐसे है कि इस फॉर्मूले से, फॉर्मूला लगा लो या फिर वर्ड कह लो, यहां से हमारी फिजिक्स का जो वर्ड है ना, फिजिक्स जो आया था यहां से ड्राइव हुआ था, ठीक है। और इसका मतलब क्या है, इट मीन्स, इसका मीन्स है नेचर। क्या मतलब है बच्चों, नेचर, इसका मतलब है नेचर हमारा, ठीक है। और क्या है, ये एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, ठीक है। किस लैंग्वेज का है, ग्रीक लैंग्वेज का।
ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। सबसे पहले तो ऑब्वियसली बात, सबसे पहले तो हमें फिजिक्स की डेफिनेशन नहीं पता होनी चाहिए, फॉर एग्जांपल, ठीक है। दूसरी बात ये कि कहाँ से आया वर्ड, ये वर्ड यहाँ से आया, ठीक है, और इसका मतलब होता है नेचर, और ये एक ग्रीक लैंग्वेज का क्या है, वर्ड है, ठीक है। तो इसका मतलब समझ लिया ना हम लोगों ने। तो अब आगे हमारा रह गया कौन सा, कि स्कोप क्या है फिजिक्स का, ठीक है। तो वो किसने बताया था बच्चों, देखो एक चीज है, इससे पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ कि एक बहुत ही ज्यादा फेमस साइंटिस्ट थे हमारे, स्टीफन हॉकिंग। तो उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने ये सोचने लगे थे वो कि यूनिवर्स में जितने भी फिनोमिना, जितने भी जो भी चीजें घटित हो रही है हमारे चारों पास से, जो भी हो रहा है, मतलब दिन क्यों होता है, रात क्यों होती है, हवा क्यों चलती है, ये सारे जो भी फिनोमिना हो रहे हैं ना, तो वो जो हमारे ये स्टीफन हॉकिंग साइंटिस्ट थे, सर थे, जो उन्होंने क्या किया था, वो चाहते थे कि इन सारे फिनोमिना को मैं एक ही लॉ के द्वारा क्या कर सकूं, ड्राइव कर दूं, बता दूं कि ये सब चीजें क्या होती है। वो एग्जैक्ट तो उस चीज को नहीं बता पाए थे, बट अप्रोक्सीमेटली उन्होंने क्या कर दिया था, बता दिया था कि ये चीजें क्यों होती है, किसकी वजह से बताया था। वो था सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के द्वारा उन्होंने लगभग सब चीजों को बता दिया था, ठीक है। जैसे देखो कई सारे फिनोमिना ऐसे होते हैं, जैसे देखो झरने में पानी ऊपर से नीचे गिरता है, नीचे से ऊपर क्यों नहीं जाता, ठीक है, एक ये चीज होगी। दूसरी चीज क्या, कि जो पेड़ है, पेड़ पे से फल नीचे गिरते हैं, नीचे क्यों गिरते हैं, ऊपर की तरफ क्यों नहीं जाते, दूसरा ये हो गया, ठीक है। तीसरा क्या, कि जो प्लैनेट्स है वो सन के अराउंड घूमते हैं, ठीक है। तीसरी चौथी बात ये होगी। इससे अगला क्या कह सकते हो, कि सैटेलाइट जो है वो अराउंड प्लैनेट्स के चक्कर लगाते हैं। ये सारी चीजें क्या है, एक तरफ प्रोसेस तो कंप्लीट है, लेकिन इनका रिवर्स तो कंप्लीट नहीं है ना। जैसे देखो ऐसे मैं अपने हाथ रब करती हूँ तो क्या करते हैं, हीट प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। अगर यही चीज मैं रिवर्स करूं, मेरे हाथ ऐसे रख के अगर मैं नीचे से हीट आग लगाऊं, तो क्या मेरे हाथ मूव करने लगेंगे, नहीं ना। तो ऐसे कुछ फिनोमिना होते हैं बच्चे जो एक ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में कंप्लीट होते हैं। तो इसको ड्राइव करने के लिए सबसे ज्यादा स्टीफन हॉकिंग सर थे, उन्होंने किस चीज का यूज किया था, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के थ्रू उन्होंने इन सारी चीजों को बताया था। जैसे देखो फॉलिंग ऑफ एप्पल, ठीक है, ये कह लो, यानी कि जो रिवॉल्व करते हैं सैटेलाइट के, कौन, सैटेलाइट चक्कर लगाते हैं प्लैनेट्स के अराउंड, और प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं किसके अराउंड, सन के अराउंड। तो ये सारी चीजें, तीन चीजें हम एक फिनोमेना के द्वारा उन्होंने बता दी थी, कौन सा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। तो मैं ये लिख देती हूँ आपको, आप नोट करते लेना नहीं, ठीक है। सॉरी, लिख लो कि क्या है। जैसे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के द्वारा हम बहुत सारे फिनोमिना को एक चीज से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे लिखो तुम लोग, सॉरी क्या हो रहा है ये, जैसे देखो क्या था, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इस एक लॉ के थ्रू इन्होंने बहुत सारे फिनोमिना को ड्राइव किया था। पहला था क्या, फ्री फॉल ऑफ एप्पल, ठीक है। दूसरा क्या, प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, ठीक है, सन के अराउंड घूमते हैं। तीसरी बात इन्होंने क्या बताई थी, कि सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, ये जो तीन फिनोमिना है ना, इन तीनों फिनोमिना को एक लॉ के द्वारा बता दिया था, और वो लॉ कौन सा था, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ठीक है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के द्वारा इन सारी चीजों को इन्होंने बता दिया था, ठीक है। तो इसके बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट हमारा टॉपिक है, जैसे फंडामेंटल फोर्सेज, ठीक है, यानी कि हमारे नेचर के अंदर कितने फोर्स लाई करते हैं, वो फोर्स हम इस चैप्टर के फर्स्ट वाला चैप्टर है ना जो फिजिकल वर्ल्ड, उसके अंदर यही चीज इंपॉर्टेंट है कि 4 टाइप के फोर्स है, उनको हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो आगे जो सिलेबस है, मतलब सेकंड थर्ड जो जितने भी चैप्टर है, वहां पे उन फोर्सेज का यूज होगा ही होगा। तो यहाँ से हमारे नोट्स
परमानेंटली। ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन थी कि क्या होती है फिजिक्स, क्या स्कोप है उसका, क्या नहीं, ये सारी चीजें, ठीक है। और स्कोप फिजिक्स का क्या है, दो प्रिंसिपल है। सबसे मेन बात ये है कि फिजिक्स के सिर्फ दो ही प्रिंसिपल है। कौन कौन से बच्चे? एक होता है हमारा यूनिफिकेशन, दूसरा होता है हमारा रिडक्शनिज्म, ठीक है। ये लिख लो, यहां से लिखना स्टार्ट कर देना, ठीक है। तो हम कर रहे हैं स्टार्ट, यहां से करो। फिजिक्स हैव टू प्रिंसिपल्स, यानी कि फिजिक्स के क्या है, दो प्रिंसिपल है बच्चों। यानी कि क्या है हमारे पास, टू प्रिंसिपल, ठीक है। एक एक करके लिखेंगे। पहला हमारा है यूनिफिकेशन, ठीक है, और दूसरा हमारा है रिडक्शनिज्म, ठीक है। अब देखो, पहले तो इनकी डेफिनेशन बताना चाहिए। यूनिफिकेशन, नाम से ही पता लगता है, यूनि का मतलब सिंगल, फिकेशन मतलब उसको ब्रॉड में डिफाइन करना। यूनिफिकेशन का मतलब हुआ, इसकी डेफिनेशन ये लिख सकते हो कि जितने भी सारे फिनोमिना है, मतलब कितने भी, मतलब हमारे चारों तरफ हमारे यूनिवर्स में बहुत सारी चीजें हो रही है ना, उनको किसी फ्यू प्रिंसिपल्स के द्वारा डिफाइन करना। मतलब कह लो कि एक बहुत सारी बड़ा सा फिनोमिना है, एक थ्योरी है बहुत लंबी, उसको एक सिंगल लॉ के द्वारा बता दे हम, उस चीज को कहते हैं बच्चों क्या, यूनिफिकेशन। और रिडक्शनिज्म का मतलब होता है कि कोई एक बहुत बड़ी थ्योरी है, उसको टुकड़ों में तोड़ तोड़ के हम डिफाइन करें, उसको ऐसे करते हैं। देखो नाम सिंपल सा है। यूनिफिकेशन क्या होता है कि सारी चीजों को एक ला के द्वारा बता दे। रिडक्शनिज्म क्या, कि बड़ी सारी चीज को तोड़ के हम क्या करें, एक एक पार्ट में उसको डिफाइन करें, ठीक है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कैसे, यूनिफिकेशन तो हमें पता लग ही गया, क्या कि ऐसे कि बहुत सारी चीजों को हम डिफाइन कर दे किसके द्वारा, यानी कि अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन वेरियस फिनोमिना, लिखो अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन वेरियस फिनोमिना थ्रू अ फ्यू प्रिंसिपल्स, या फिर लॉज कह लो, ठीक है। ये डेफिनेशन किसकी आ गई, हमारी यूनिफिकेशन की। आगे हमारा कौन सा आता है, रिडक्शनिज्म। इसकी डेफिनेशन क्या है, ये कहता है कि एक बहुत ज्यादा बड़ा लार्ज सिस्टम है और उसको डिफाइन करते हम तोड़ तोड़ के डिफाइन करते। इसका मैं सिर्फ एग्जांपल दूंगी आपको, फॉर एग्जांपल जैसे लिख लो, जैसे हमारे पास क्या होता है, जनरेटर है, सबने देखा होगा, ठीक है। अब जनरेटर तो हमें बाहर से पता है कि ये जनरेटर है, ये काम करता है, लेकिन हमें ये तो नहीं पता ना उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। अब देखो उसके अंदर क्या होते हैं, मैग्नेट होता है, ठीक है। दूसरी बात क्या होती है, आर्मेचर कोयल होती है, ठीक है। क्या होती है बच्चों, आर्मेचर कोयल होती है, और तीसरी होती है स्लिप रिंग्स, ठीक है। तीसरी क्या होती है, स्लिप रिंग्स, ठीक है। देखो ये एक बड़ा सा नाम था, और इसके अंदर हमने इन तीन टर्म को अगर अच्छे से पढ़ लेंगे, अगर हमें पता लग जाए कि मैग्नेट का क्या काम होता है, इसकी थ्योरी पढ़ ले हम, वर्किंग पढ़ ले, आर्मेचर कोयल जो आयरन की बनी होती है, ठीक है, और स्लिप रिंग्स जो कॉपर की बनी होती है, अगर इन तीनों चीजों की हमें अच्छे से उनकी वर्किंग पता हो कि ये कैसे वर्क करती है, उनकी थ्योरी पता हो, तो इनकी हेल्प से हम कुछ और चीजें भी आगे क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो इसीलिए रिडक्शनिज्म का मतलब ये हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लो, जो हमारे फोन्स में यूज होती है ना चिप, सिलिकॉन चिप, वो किसकी बनी होती है, सेमीकंडक्टर से बनती है, ठीक है। तो अब देखो जो हमारे फोन है सेमीकंडक्टर में यूज होते हैं ना, तो हमारे फोन हो गए, लैपटॉप हो गए, तो इन बहुत सारी चीजों में यूज करा गया उनका। देखो पहले उनसे क्या बनाया, सेमीकंडक्टर बनाए, अब यही सेमीकंडक्टर हमारे फोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, ठीक है, टैबलेट, ये सारी चीजों में क्या यूज होता है, ये यूज होती है, ठीक है, सिलिकॉन चिप यूज होती है। तो ऐसे करके अगर हमें एक छोटी सी चीज की थ्योरी पढ़े, तो उसको जरूरी थोड़ी ना है कि एक ही के अंदर वो यूज होती है। तो अब देखो मैग्नेट है, जनरेटर में यूज होती है, मैग्नेट का बहुत सारा यूज होता है, किसी और चीज में भी यूज कर सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो ऐसे करके हमारे ये फिजिक्स के दो प्रिंसिपल से, यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म, ठीक है। तो उसके बाद करेंगे हम क्या, इसके वो फोर्सेस, फंडामेंटल फोर्सेस कौन कौन से है, ठीक है। फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर,
यानी कि नेचर के अंदर 4 टाइप के फंडामेंटल फोर्स होते हैं, ठीक है, वो लिखते जाना। मैं उनके हेडिंग वाइज एक एक करके उनकी डेफिनेशन, उनमें क्या होता है, वो सारी चीजें बताऊंगी, ठीक है। यानी कि फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। देखो, पहला होता है हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स, शॉर्ट फॉर्म में लिख लूं मैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। दूसरा होता है हमारा कौन सा? वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। तीसरा होता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और फोर्थ होता है हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। अब इनकी एक एक करके हमें पता लगाना है कि इनकी डेफिनेशन क्या होती है, इनकी रेंज क्या होती है, और ये कहाँ कहाँ अप्लाई होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला मैंने कौन सा लिखा है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स। अब नाम से ही पता लग रहा है, देखो, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो 2 मास के बीच में एक्ट करता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके बाद आता है कौन सा? वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब देखो ये क्या है, नाम से पता लग रहा है वीक है, तो सबसे वीक तो होगा ही होगा। ये किसके बीच में लाई करता है? ये किसी भी एंटी न्यूट्रिनो, अदर पार्टिकल्स, इन टाइप के पार्टिकल्स के बीच में एक्ट करता है। जो फोर्स लगता है उनको बोलते हैं कौन सा? वीक न्यूक्लियर फोर्स। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। देखो, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन चार्ज आ गया ना, ऐसा फोर्स जो 2 चार्ज के बीच में लगे, उनको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। उसके बाद आता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये बच्चों लगता है किस किस के बीच में? न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच के, उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। यानी कि क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट तो मैंने बता ही दिया, ये क्या करता है? एक्ट बिटवीन 2 मासेस, ठीक है। और ये एक्ट करता है न्यूट्रिनो या फिर अदर पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। फिर उसके बाद आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये क्या करता है? एक्ट करता है बिटवीन 2 चार्जेस के बीच, ठीक है। फिर उसके बाद स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये एक्ट करता है एक्ट बिटवीन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में लाई करता है, ठीक है। तो दूसरी बात क्या है इसके अंदर? दूसरी बात लिख लो कि क्या होता है, ये क्या होता है? सबसे ज्यादा वीकेस्ट फोर्स होता है। ये क्या है? वीकेस्ट फोर्स। यानी कि यूनिवर्स में सबसे ज्यादा वीक फोर्स कौन सा होता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स। यूनिवर्स में सबसे ज्यादा वीक होता है ये, ठीक है। अब देखो, इसका तो नाम ही वीक फोर्स है, तो ये तो होगा ही वीक फोर्स, ठीक है। लेकिन इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और इनसे क्या होता है? वीक होता है। आगे आता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये क्या होता है? ये भी हमारा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है बच्चों? ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, यानी कि सबसे ज्यादा मोस्ट, यानी कि मोर, सबसे ज्यादा मोर स्ट्रॉन्ग फोर्स। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सा होता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। तो तीसरी बात क्या आ गई? इनकी जो रेंज होती है बच्चों, वो क्या होती है? लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है इनका, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, ठीक है। यानी कि कहां तक लाई करती है? ये होती है इनफाइनाइट, ठीक है। और जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है, देखो नाम ही वीक है, तो इसकी क्या होगी बच्चों? शॉर्ट रेंज ऑर्डर। शॉर्ट रेंज ऑर्डर मतलब कहां से कहां तक लाई करती है? 10⁻⁻15 से लेके 10⁻⁻15, 14 से -15 मीटर तक रेंज होती है इनकी, ठीक है। और ये क्या होता है? ये भी हमारा क्या होता है? लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। इसकी भी लॉन्ग रेंज ऑर्डर होती है। और ये क्या होता है? इसकी भी क्या होती है? शॉर्ट रेंज ऑर्डर। सॉरी, इसकी क्या होती है? लॉन्ग रेंज ऑर्डर होती है, इसकी क्या होती है? शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है ये, ठीक है। तो ये कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर से लेके 10⁻⁻14, 15
तक होती है, ठीक है। यानी कि समझ में आ गया ना, सबके 3-3 पॉइंट मैंने इनके बता दिए, ठीक है आपको। अब और इसमें क्या रह गया, आप देखो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बच्चों जो होता है ना, ये सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर लगता है। अब न्यूक्लियस के अंदर देखो सिर्फ क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अगर ये इतना ही ज्यादा क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो न्यूक्लियस को टूट जाना चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। देखो न्यूट्रॉन तो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। बच गया क्या, प्रोटॉन। प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। तो क्या होना चाहिए, वो तो टूट जाना चाहिए। वो क्यों नहीं टूटता, वो ड्यू टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के कारण नहीं टूटता, क्योंकि क्या होता है, ये किस किस के बीच में एक्ट करता है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी। ड्यू टू दिस जो न्यूक्लियस होता है वो हमारा स्टेबल इसी के कारण होता है। इसी के कारण क्या होता है, वो टूटता नहीं है, ठीक है। यही रीजन होता है कि न्यूक्लियस स्टेबल क्यों होता है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के कारण क्या होता है, स्टेबल होता है और वो टूटता नहीं है। यानी कि उनके बीच की में जो फोर्स होता है ना, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेरिजन टू जो उनको रिपेल करने का फोर्स होता है उससे ज्यादा। तो इसीलिए क्या होता है, हमारा न्यूक्लियस क्या होता है, स्टेबल होता है। तो ये हमारे क्या थे, 4 फोर्स है जो हमारे यूनिवर्स के अंदर लाई करते हैं, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे कौन सा, यूनिट एंड मेजरमेंट्स। इसमें सिर्फ यही था, ठीक है। यानी कि फिजिकल वर्ल्ड के अंदर सिर्फ इतना सा बताना था, फिजिक्स क्या होती है, उसका यूज क्या है, क्यों करते हैं, मैथमेटिक्स के साथ रिलेशन क्या है, 2 प्रिंसिपल थे उसके, यूनिफिकेशन, रिडक्शनिज्म, और लास्ट मैंने ये करवाया। फिर उसके बाद आता है बच्चों, देखो एक चीज और थी कि मैक्सवेल सर थे जो, उन्होंने क्या दिया था, 4 इक्वेशन दी थी उन्होंने, ठीक है। चारों इक्वेशन का यूज करके उन्होंने पूरी फिजिक्स को ड्राइव कर दिया था। यानी कि फर्स्ट जो इक्वेशन दी थी उसके कारण उन्होंने बताया था कौन सा, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को बता दिया था। सेकंड था जो सेकंड इक्वेशन थी उनके कारण बता दिया था इलेक्ट्रोस्टैटिक को बता दिया था उन्होंने, और थर्ड इक्वेशन के कारण उन्होंने बता दिया था मैग्नेटिज्म को, और फोर्थ इक्वेशन बता दी थी इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स के बारे में उन्होंने बता दिया। यानी कि 4 इक्वेशन का यूज करके उन्होंने पूरी फिजिक्स को बता दिया था। ये सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड के अंदर इतना ही था। अब क्या आता है, मेन जो चैप्टर है हमारा, यूनिट एंड मेजरमेंट्स या फिर यूनिट एंड डायमेंशन, तो वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसके बारे में पढ़ने से पहले देखो, यूनिट नाम से पता लग रहा है, यूनिट यानी कि किसी भी क्वांटिटी की यूनिट क्या होती है, उसका डायमेंशन क्या होता है, कैसे ड्राइव होता है, वो चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। नोट्स बनाते स्टार्ट कर दो, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। ये तो लिख ही लिया होगा आप लोगों ने। यूनिट एंड मेजरमेंट्स, ठीक है। सबसे पहले हमारा कौन सा है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। ये पता होना चाहिए फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। अब देखो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी हमें बताती है कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी डेफिनेशन देखो तो सबसे पहले क्या होती है, ऐसी क्वांटिटी जिसके द्वारा हम कोई भी लॉ या फिर कोई भी इक्वेशन या फिर कोई भी लॉ जिसको ड्राइव कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि जिसके द्वारा, जिसका यूज करके हम कोई भी इक्वेशन, फॉर्मूला, ठीक है, ये चीज हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, उसको बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन लिख लो, द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, the quantity which can be measured by an instrument the quantity which can be measured by an instrument and which describes the law of physical world and which describes the law of physical world, the law of physical world।
ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन होगी। अगर ये थोड़ी टिपिकल लगती है तो ये भी लिख सकते हो कि ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी जिसके द्वारा हम कोई भी इक्वेशन फॉर्मूला बना सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, तो अब क्या है, फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन थी, अब आगे है इसका फॉर्मूला। देखो फिजिकल क्वांटिटी, इसका फॉर्मूला लिख रही हूं मैं। फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू एन इंटू यू। अब देखो एन क्या है, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और यू क्या है, यूनिट। जैसे मैं अगर एग्जाम्पल से आपको समझाऊं, मान लो एक ले लो डॉग और एक ले लो कैट। ठीक है, अब मैंने क्या लिया, एग्जाम्पल लेके मैं बता रही हूं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव वन डॉग एंड वन कैट। मेरे पास ये दो है। अगर मैं बोलूं कि डॉग का जो वेट है, यानी कि वेट ऑफ डॉग, वो क्या है, 10 गुना है किसका, वेट ऑफ किससे, कैट से। तो इसमें कैसे डिफाइन करेंगे कि हम ये चीज होती है, देखो ये क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो ये किसकी वैल्यू को बताती है, एन की वैल्यू को। और वेट ऑफ कैट किसको बताता है, यूनिट को। तो ऐसे हम बता सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी में न्यूमेरिकल वैल्यू कौन सी है और उस चीज का यूनिट क्या है। ठीक है, तो एन क्या है हमारा, न्यूमेरिकल वैल्यू, और यू किसको डिनोट करता है, यूनिट को डिनोट करता है। ठीक है, तो उसके बाद हमारा आता है टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, कि इस फिजिकल क्वांटिटी के कौन कौन से टाइप होते हैं। फिजिकल क्वांटिटी बच्चों बेसिकली 3 टाइप की होती है। ठीक है, कौन कौन सी हमारी, पहली होती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दूसरी होती है ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, और थर्ड होती है कौन सी, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। तो एक एक करके नोट करते जाना, ऐसे ऐसे मैं आपको पूरा डिटेल से चैप्टर करवाती जाऊंगी। ठीक है, अब लिखो इससे आगे, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि टाइप्स ऑफ, ये ग्रीक वर्ड में लिख रही हूं मैं, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, यानी कि कितने टाइप की होती है, 3 टाइप्स की होती है। ठीक है, पहली कौन सी हमारी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। दूसरी कौन सी होती है, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। और जो थर्ड होती है वो हमारी कौन सी होती है, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, इन 3 टाइप की हमारी फिजिकल क्वांटिटी होती है। तो एक एक करके मैं आपको इनकी डेफिनेशन, ये क्या होती है, कैसे ड्राइव होती है, वो आपको बताते जाऊंगी। तो सबसे पहले हम कौन सी करेंगे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो ये नोट्स बनाते जाना, लिखते जाना साथ साथ कि क्या होती है। देखो जैसे हमें पता है कि म्यूजिक की 7 टोन्स होती है ना, 7 ट्यून्स होती है, सॉरी 7 ट्यून्स होती है, सा रे गा मा पा दा नी सा, यही होते हैं ना। सारे सारे गाने मत गाने लग जाना साथ साथ। तो क्या होती है, जैसे म्यूजिक की 7 ट्यून्स होती है ना, वैसे ही हमारे फिजिक्स के अंदर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है। ठीक है, और वो कौन कौन सी होती है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, और लास्ट कौन सी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। एक एक करके लिखेंगे हम। पहली हम कौन सी पढ़ेंगे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। हेडिंग डालो, कौन सी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कौन सी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी यानी कि क्या होती है, 7 टाइप्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है, लिखते जाना साथ साथ। पहली हमारी कौन सी, लेंथ। एक मिनट में हेडिंग बना ही देती हूँ, साथ साथ में इनका यूनिट और ये चीज लिखो। इधर डालो सीरियल नंबर। ठीक है, इधर आगे में डालो फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, इधर डालो सिंबल। ठीक है, और आगे वाले में डालो क्या, एसआई यूनिट।
अब इस चैप्टर में देखो दो यूनिट कई टाइप की होती है ना, SI यूनिट होता है, CM के यूनिट होता है, SEC GSI, ऐसे कुछ टाइप के, बहुत सारे टाइप की होती है। तो हम मेनली किस चीज की बात करेंगे, SI यूनिट के बारे में बात करेंगे। तो एक एक करके लिखेंगे हम, ठीक है। तो जो सबसे पहली हमारी कौन सी है बच्चों, लेंथ। ठीक है, इसका जो सिंबल होता है, लेंथ का सिंबल क्या होता है, मीटर से करते हैं। और जो इसका यूनिट होता है क्या होता है, ऐसा यूनिट होता है मीटर। क्या होता है बच्चों, मीटर। ऐसा यूनिट इसका मीटर हो गया और सिंबल क्या हो गया, एम से लिखेंगे इसको, ठीक है। दूसरी क्या होती है, मैंने क्या बताया था, दूसरी होती है हमारी कौन सी, मास। अब मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम होता है ना। क्या होता है बच्चों, इसका किलोग्राम होता है। और इसको कैसे लिखते हैं, केजी से लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे करके लिख लो एक बारी, किलोग्राम। ठीक है, ये लिख दिया हमने। अगली मैंने क्या बताई थी, थर्ड मैंने बताई थी क्या, लेंथ, मास, और थर्ड कौन सी आ गई हमारी, टाइम। ठीक है, टाइम का तो सबको पता ही है, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। ठीक है, और इसको क्या लिखते हैं, किसे लिखते हैं, एस से, ऐसे, सेकंड। ठीक है, तीन होगी। तो मैं ये ऊपर वाली रब करती जा रही हूँ, साथ साथ लिखेंगे, ठीक है। तो थर्ड जो तीन होगी हमारी, चौथी और पांचवी लिखेंगे। लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, उसके बाद क्या बताया मैंने, टेम्परेचर। लिखो, चौथी कौन सी आ गई हमारी, फोर्थ आ जाएगी हमारी कौन सी, टेम्परेचर। अब देखो, टेम्परेचर का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, केल्विन। केल्विन होता है ना। इसको क्या करते हैं, कई बार तो ये के में लिखा होता है और कई बुक्स में क्या लिखा होता है, इसको थीटा से भी नोट करते हैं। यानी कि जो अगर ना दिया हो तो के लिखना, अगर क्वेश्चन में दिया हो तो वहां पे क्या यूज कर दोगे तुम लोग, थीटा। ठीक है, तो फिफ्थ हमारी कौन सी आ जाएगी, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, करंट का क्या होता है बच्चों, यूनिट होता है एम्पियर। एम्पियर का सिंबल हम लिख सकते हैं ए। ठीक है, कितनी होगी हमारी, पांच होगी। अब अगली लिखो, छठी मैंने कौन सी बताई थी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। कौन सी बताई थी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है बच्चों, जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है वो क्या बताती है, लाइट की एनर्जी को एक्सप्रेस करती है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूज किया जाता है लाइट की एनर्जी को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी, वैसे तो ये ज्यादातर अभी तक मैंने तो देखी नहीं कि कहीं पे भी इसका यूनिट या फिर जो डायमेंशन वगैरह ड्राइव करना आया हो, लेकिन ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के 7 टाइप 7 होती ही होती है। यानी कि ये भी आती है किसके अंदर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। लिखो, छठी कौन सी हमारी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो यूनिट होता है ना बच्चों, वो होता है कैंडेला, CANDELA, कैंडेला। इसको क्या लिखते हैं, सी से लिखी जाती है ये। ठीक है, कैंडेला सी से। अब 6 होगी। सातवीं मैंने कौन सी बताई थी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये यूज होती है। यानी कि सातवीं हमारी कौन सी आ गई, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लिखो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी कि सातवीं हमारी कौन सी आ गई, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट होता है बच्चों मोल। ठीक है, और इसका सिंबल होता है MOL। ठीक है, अब क्या है, जो मैंने 7 टाइप के आपको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो लिखवाई है ना बच्चों, इनको याद करना है कि इनका यूनिट क्या होता है, इनका सिंबल क्या होता है और ये कौन कौन सी होती है। अगर आपको ये अच्छे से आ गई तो आगे जो डायमेंशन है ना आप ड्राइव करोगे, उनको ड्राइव करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो दूसरी टाइप की हमारी कौन सी होती है, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बारे में इतना ही था कि ये 7 टाइप की होती है, कौन कौन सी होती है, उनके यूनिट क्या होते हैं और उनके सिंबल क्या होते हैं। ठीक है, तो आगे करेंगे हम कौन सी, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। हेडिंग डालो, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। 11th की फिजिक्स हमारी बहुत इजी है, अगर हम अच्छे से करेंगे, समझेंगे एक एक पॉइंट को तो बहुत इजी है। ठीक है, मजा आएगा पढ़ने में हमें। तो करो, सेकंड हमारी कौन सी थी, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी।
कौन सी? ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बच्चों सिंपली भाषा में, सिंपली लैंग्वेज में कह सकते हैं कि ऐसी क्वांटिटी जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिलके बनती है, विच आर मेड अप ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। किससे मिलके बनी होती है? विच आर मेड अप ऑफ, विच आर मेड अप ऑफ, लिख नहीं रही मैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिलके बनी होती है। ठीक है, तो उसके बाद क्या आता है हमारा, सिर्फ ये बता देती हूँ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लो, पहला मैं लेके एग्जाम्पल लेके समझा रही हूँ आपको, क्या? एरिया। एरिया का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है बच्चों? मीटर स्क्वायर, ये लिखते हैं ना हम, मीटर स्क्वायर। अब देखो मीटर को अगर मैं तोड़ के लिखूं, ऐसे लिखूंगी ना, मीटर इंटू मीटर, तो ये क्या है? ये एक क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। ये भी क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो यहां से हमें पता लगा कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को मिला के ही क्या बनती है? ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बनती है। तो यहां से क्या आ जाएगा? मीटर स्क्वायर। मीटर क्या होती है? लेंथ होती है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हम डायमेंशन में यूज करेंगे, आगे बताऊंगी, अभी नहीं दिमाग चलाना। ये होती है जैसे, और किसी का फॉर्मूला ले लो, फोर्स ले लो। फोर्स क्या होता है हमारे पास? मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो उनके यूनिट लिखो। मास क्या होता है? किलोग्राम होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। जैसे मैं ड्राइव करके आपको दिखाती हूँ एक ऐसे, जैसे फोर्स होता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। लिखो, मास का क्या होता है? किलोग्राम होता है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखो, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। ठीक है, अब आगे देखो, किलोग्राम तो है ही है, चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और एक टाइम हमारे पास पहले से है, तो टाइम का स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास क्या यूनिट आ जाएंगे? किलोग्राम, सॉरी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऐसे करके निकालते हैं हम ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी निकाल लो। वॉल्यूम होता है, जैसे वॉल्यूम क्या होता है? मीटर क्यूब होता है, तो m इंटू एम इंटू एम, यानी कि तीन फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को मिला के क्या बन गया हमारे पास? ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बन गया। तो हमारी थर्ड कौन सी आती है? थर्ड आती है हमारी कौन सी? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। तो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी बच्चों क्या होती है? तो हमारी आगे आगे वाली कौन सी है? ड्राइव्ड हो गया हमारा। आगे हमारी आती है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास दो टाइप की होती है। कौन कौन सी? एंगल और कौन सी? सॉलिड एंगल। यानी कि एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल को प्लेन एंगल सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, और कौन सी? सॉलिड एंगल सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि तीसरी हमारी कौन सी है? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। तीसरी को कौन सी हमारी? सप्लीमेंट्री, सॉरी, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, ये हमारी क्या होती है? दो टाइप की होती है। कौन सी? प्लेन एंगल, और दूसरी कौन सी होती है? सॉलिड एंगल। ठीक है, प्लेन एंगल पहले मैं एक इसको समझा रही। प्लेन एंगल मान लो ये है हमारे पास, जो ये एंगल सबटेंडेड होता है ना, जो ये चीज होती है, इसको बोलते हैं कौन सी? प्लेन एंगल सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। इसको मान लिया मैंने थीटा, तो ये ऐसे होती है ना, थीटा हो गया। ये क्या होता है? कोई भी आर्क होती है, तो हमें पता है कि क्या होता है? आर्क इज इक्वल टू क्या होता है? सॉरी, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। ये मैथ्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने। थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन जो ये रेडियस है, ये, यानी कि थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, जो इसका सिंबल है किसको डिनोट क्या करते हैं? ये थीटा होता है। ठीक है, और जो इसका यूनिट है वो क्या होता है बच्चों? रेडियन। ठीक है, तो इसका जो ये मैं यहाँ लिख देती हूँ, यूनिट ऑफ किसका? प्लेन एंगल सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट क्या होता है? रेडियन। रेडियन होता है, और इसका जो सिंबल होता है बच्चों, कैसे लिखते हैं इसको?
सिंबल होता है RAD, रेडियन। ठीक है, तो अब इसको हम क्या सकते हैं, देखो सीधी सी बात है कि अगर कई बार आ जाता है, हमें क्या देता है, एंगल दे देते हैं और बोल देते हैं कि इसको रेडियन में कन्वर्ट करो, तो क्या होता है कि जो 360 डिग्री होता है बच्चों, वो किसके इक्वल होता है, 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है। ये लिख लो, ठीक है, यानी कि जो 360 डिग्री होता है वो किसके इक्वल होता है, 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है। ठीक है, और जो 180 डिग्री होता है वो किसके इक्वल होता है, पाई रेडियन के इक्वल होता है। ठीक है, और जो 90 डिग्री होता है वो किसके इक्वल होता है, पाई बाय 2 रेडियन के इक्वल होता है। ठीक है, ये हमें हेल्प करता है अगर कोई भी चीज रेडियन में दे रखी है उसको थीटा में कन्वर्ट करो, एंगल में कन्वर्ट करने के लिए, और जो एंगल में होती है वो किसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो इसके आगे वाले जो हम डायमेंशन कैसे निकालते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ के आना है, अगर ये अच्छे से पढ़ के आओगे तो नेक्स्ट जो लेक्चर है आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो थैंक यू वेरी मच।